हम लोगों ने सुझाव इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रखा है, और जो कल्पना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल चेक के माध्यम से कोई भी डोनर खरीद सकता है, जो खरीदेगा उसको उतनी टैक्स में छूट मिलेगी, खरीदारी के कुछ समय के भीतर, छोटे समय में 3 या 4 सप्ताह में वो रिडीमेबल होगा, केवल पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में होगा, और केवल हर पार्टी का एक अकाउंट होगा जो प्री डिक्लेयर्ड होगा इलेक्शन कमीशन में, इसमें रिडीमेबल होगा। तो पार्टी के हाथ में भी क्लीन पैसा आएगा, देने वाला भी क्लीन पैसा देगा। किसने कितने का खरीदा है ये तो बैंक में पता होगा, लेकिन उसमें किस किस को कितना दिया है ये केवल उसको पता होगा। और ये जो आनंद जी अभी समस्या बता रहे थे, इसमें आपको भी लाभ होगा, जो विपक्ष में है उसको लाभ होगा। और इसलिए सरकार में रहकर ऐसा कानून बनाना कि जिसमें विपक्ष को भी मिलता रहे, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिसंबर 2013 में लोकपाल कानून बन गया, लेकिन 17 आ गया है, लोकपाल का अता पता नहीं है कौन साहब हैं ये। इनका जिक्र ना तो बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल में मिलेगा, ना ही प्रतियोगिता दर्पण में, क्योंकि ये बने ही नहीं है। आखिर जिस कानून को बनाने के लिए इतना घनघोर आंदोलन चला, उस कानून के बन जाने के बाद लोकपाल क्यों नहीं बना? लोकपाल का ढांचा तक नहीं मालूम कि कहां कौन सा दफ्तर है उसका, कितने कर्मचारी हैं, कुछ अता पता नहीं। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है, फैसला सुरक्षित है। लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है और लोकपाल कानून के हिसाब से बगैर विपक्ष के नेता के लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो जाहिर है इसे लेकर कानून में संशोधन की आवश्यकता है। बाकी तमाम कानूनों के संशोधन झटके में पास हो जाते हैं, बगैर किसी व्यापक मुश्किलों के पास हो जाते हैं। लोकपाल कानून के 20 संशोधनों में ऐसी क्या मुश्किल आ रही है कि इतना लंबा वक्त लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि लोकपाल की नियुक्ति वर्तमान हालात में संभव नहीं है। कई सारे संशोधन हैं जो संसद में लंबित हैं। मॉनसून सत्र में इन संशोधनों के पास होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर बगैर लोकपाल के ही भ्रष्टाचार की मुक्ति का सर्टिफिकेट बंट रहा है पूरे देश में। 2 साल तक लोकपाल को भ्रष्टाचार के कफ सिरप के टॉनिक के रूप में पेश किया गया, मगर 4 साल से इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। इससे कहीं तेजी से लोकसभा में वित्त विधेयक पास हो गया। क्या क्या पास हुआ विपक्ष को पता नहीं चला, मीडिया को समझ नहीं आया। इन संशोधन में राजनीतिक दलों ने अपने लिए कॉरपोरेट चंदे का बढ़िया इंतजाम कर लिया। आप यह मत समझिए कि सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया, ऐसा नहीं है। वहां तो चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखने का इतना अच्छा प्रयास हुआ है कि पूछिए मत। लोकसभा में संशोधन पास होने से पहले कोई भी कंपनी अपनी कुल मुनाफे का 3 साल तक होने वाले मुनाफे का 7.5% हिस्सा राजनीतिक दलों को ही चंदे के रूप में दे सकती है। कंपनी को अपने बही खाते में बताना भी होता था कि कितना पैसा किस राजनीतिक दल को दिया है, किस राजनीतिक दल को दिया यह भी बताना होता है। ये 3 चीजों के प्रावधान पहले थे। शायद आप इसी को पारदर्शिता कहेंगे कि भाई आप जिसको दे रहे हैं और जिसे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, इसका हिसाब किताब आप अपने किताब में बही खाते में लिखिए ताकि पता चले। मगर अब पारदर्शिता का नया मतलब लॉन्च हुआ है। नए संशोधन के अनुसार अब कंपनियों को बताना ही नहीं पड़ेगा कि किसे चंदा दिया, अपने हिसाब किताब में, यानी अपने कंपनी के भीतर आप किसी को इतना पैसा दे दीजिए, अपने ही लोगों में बताने की जरूरत नहीं कि आपने किसे कितना पैसा दिया। अब आप ही हिंदी की क्लास में मास्टर साहब से पूछिए कि पारदर्शिता हुई क्या? बताना पारदर्शिता है या छिपाना पारदर्शिता है? तो डिक्शनरी भी तो चेंज करवानी पड़ेगी। यही नहीं, आप बैंकों से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, वो बॉन्ड किस दल को चला जाएगा आप नहीं जानते। यह साफ नहीं है कि बॉन्ड खरीदने वालों का नाम गुप्त रहेगा या सार्वजनिक किया जा सकेगा। नए संशोधन के अनुसार कॉरपोरेट अब कुल मुनाफे का 7.5% से भी अधिक चंदा दे सकते हैं, यानी 7.5% तक ही चंदा देने की सीमा अब समाप्त कर दी गई है। पहले बताना पड़ता था किसे चंदा दिया, अब नहीं बताना होगा। चेक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जब चंदा देना ही होगा तब किसे दिया जा रहा है, इसे छिपाने का क्या मतलब है? खासकर तब जब हर किस्म की लेन देन का पता लगाने के लिए सरकार आधार नंबर को अनिवार्य या जरूरी किए जा रही है। अब एक सवाल आपसे है, राजनीतिक दल चंदा देने वालों को क्यों यह सुविधा देना चाहते हैं
कि आप किसे चंदा दे रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलेगा। पहले 20,000 से कम की राशि देने वालों का नाम पता बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसे घटाकर 2,000 किया गया, यानी 2,001 रुपए देंगे तो नाम पता बताना पड़ेगा। सवाल तब भी उठे, लेकिन लोगों को लगा कि चलिए 20,000 से 2,000 आए हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, चुनावी चंदे को लेकर पारदर्शिता आएगी। लेकिन नया संशोधन क्या राजनीतिक दलों के चंदे को पारदर्शी बना रहा है? यहां पर पैन नंबर, आधार नंबर क्यों नहीं अनिवार्य है? क्यों राजनीतिक दल चंदा देने वालों के पैन नंबर तक नहीं देते हैं और उनका कुछ नहीं होता? क्या आपने सोचा है कि अगर कोई कंपनी अपने मुनाफे का कुछ भी हिस्सा चंदे के रूप में किसी राजनीतिक दल को देने लगे तो उसके क्या खतरे होंगे? आप पर उसका क्या असर पड़ेगा? क्या आप बिल्कुल ही नहीं जानना चाहेंगे कि किस कंपनी ने, जिस पार्टी को आप वोट देने जा रहे हैं, उसे कौन कौन सी कंपनियां चंदा दे रही हैं, कौन कौन सी कंपनियों ने चंदा देकर उस पार्टी को अपना फ्रंट बना लिया है? आपका इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं है, मैं मान नहीं सकता कि आपका इंटरेस्ट नहीं है। फिर विपक्षी दलों ने इस संशोधन पर अपने ऐतराज को मुखर तरीके से लॉन्च क्यों नहीं किया? क्या वो भी अंदर अंदर सहमत हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी तो सरकारें चली रही हैं कि वहां वो चंदा ले लेंगे, कितना लेंगे किसी को पता नहीं चलेगा? तो प्राइम टाइम पे हम बात करेंगे एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, जो चंदों के बारे में जो अध्ययन करते हैं संस्था, उनके अनिल वर्मा साहब हैं और आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो आपसे बात करेंगे। और पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब से, तो आप लोगों का स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 7.5% मुनाफे का कोई कंपनी जो 3 साल से कमा रही है, वो किसी पार्टी को चंदा देती है और अपने दफ्तर के बही खाते में उसको हिसाब लिखती है कि आपने किसको दिया। ये प्रोविजन क्यों हटाया गया कि आप अपने बही खाते में आप 7.5% से ज़्यादा भी चंदा देंगे और अपने दफ्तर के भीतर के अकाउंट बुक में नहीं लिखेंगे कि आपने किसे दिया? ये तो वाकई एक बड़ा हैरानकुन कदम हुआ। इसी पे बड़ी डिबेट हो रही है 2-3 दिन से कि बहुत ही खामोशी से ये चुपके से गोया ये रिफॉर्म हो गया। कहाँ ये डिस्कशन होता था कि हमारे कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो चंदा देते हैं और सरकारें वही चलाते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स वो करा लेते हैं, मंत्री कौन होगा वो डिसाइड करते हैं। तो बजाय इसके कि उनका रोल कम किया जाता, अब तो उनका रोल बढ़ाने के लिए एक तो यही कदम है। दूसरा ये कि उसमें के साथ साथ एनोनिमिटी, अब 7.5% के बजाय कोई कंपनी 50% या 100% प्रॉफिट भी इसमें डालने लग जाए इलेक्शन फंड में और उसका नाम भी किसी को पता ना हो, तो वो कोई फ्री लंच तो कुछ होता नहीं, उसके बदले उसको कुछ तो चाहिए, वो तो सरकारें चलाएगा। तो ये क्या खतरनाक कदम लिया गया ये समझ में नहीं आया, क्योंकि खास तौर से इस वजह से इससे बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि जब बजट स्पीच हमने सुनी तो बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने शुरू में ही कहा कि पिछले 70 साल से पॉलिटिकल फंडिंग में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और पॉलिटिकल फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी के बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन संभव ही नहीं है। तो हम समझे कि बड़ी हमारी उम्मीद बढ़ी कि अब तो हाँ, तब आपने प्राइम टाइम में ही कहा था कि उम्मीद करनी चाहिए कि किसी ने ऐसी बात कही है तो इसी के अनुरूप कदम होंगे आने वाले। जी, तो अब जब उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, और उसी स्पीच में आगे जाके कि जो हमारे जो डोनर्स हैं वो नहीं चाहते ट्रांसपेरेंसी, वो सीक्रेसी चाहते हैं, चुपके से देना चाहते हैं। और अब अगर डोनर की प्राइवेसी पर ज्यादा जोर है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसके लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जो खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, उसका क्या हुआ? अब डोनर की सीक्रेसी, मैं तो डोनर की सीक्रेसी को बड़े सस्पिशन से देखता हूँ। पहले से कहता रहा हूँ, अपनी किताब में भी 3 साल पहले लिखा था मैंने कि एक CII की रिपोर्ट आई थी 2015 में, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि हम ट्रांसपेरेंसी इसलिए नहीं चाहते कि अगर हम किसी पार्टी को चंदा देते हैं तो दूसरी पार्टी हमसे नाराज होकर हमको सजा दे सकती है। लेकिन मैंने उस पर ये मुद्दा उठाया था और औरों ने भी उसमें कहा था कि एक्चुअली उनका मकसद ये नहीं है। कॉर्पोरेट हाउसेज तो सभी पार्टीज को फंड करती हैं, कोई हार जाए कोई जीत ले उसे उनको फर्क नहीं पड़ता, और जो भी जीतेगा वो उनका ही है। क्योंकि सबकी अलग अलग सरकारें भी तो होती हैं अलग अलग राज्यों में। हर एक ही वक्त में हर पार्टी को दे देते हैं कि भाई जो भी आएगा उसे देखा जाएगा, नाराज नहीं करना। क्योंकि उनका ट्रांसपेरेंसी को बंद करने का मकसद ये है कि उसके बदले जो उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, लाइसेंसेस मिलेंगे, जो फेवर मिलेंगे, वो लोग ये हमको पता ही नहीं चलेगा कि पता नहीं लगे।
तो उसको अपनी जो बेसिक इंटेंशन बेईमानी की है उसको काउच कर रहे हैं किसी अच्छी टर्म में, तो ये तो बड़ी सस्पिशियस बात है। वर्मा जी, क्यों खतरनाक है? अगर क्या ये हम समझे कि आपके अंदर कोई इनकम टैक्स अधिकारी आए और पता चले कि आपके प्रॉफिट का 100 करोड़ का 20 करोड़ कहाँ गया है, उस किताब में कोई हिसाब ही नहीं है, तो क्या चंदा देने के बहाने कॉरपोरेट कंपनियों को ये छूट दी जा रही है कि आप चंदा देने के इस शर्त का फायदा उठाकर अपने सिस्टम के भीतर ब्लैक मनी जनरेट कर लो? हाँ, बिल्कुल सही है। ना ही ये छूट के अलावा उनको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलेगा। मैं लेकिन थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ कि ये जो सरकार की जैसे जो चीज़ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या अमेंडमेंट्स करा रहे हैं लॉज में, वो मेल नहीं खा रहा। अब छोड़ दीजिए वो क्या कहते हैं, तो 25 चीजें हैं इधर से उधर करने का। जो इन्होंने किया है इस पे बताइए। ये जो किया है, हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि आम आदमी को ट्रांसपेरेंसी, कैशलेसनेस, डिजिटल इकोनॉमी और इसके उसमें कंफ्यूज किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आम आदमी को पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये जनता का पैसा है। अब धीरे धीरे करके कॉरपोरेट फंडिंग का अगर आप रोल इसमें बढ़ाते जा रहे हैं, एक तरफ तो ये डिबेट चलती है कि स्टेट फंडिंग या पब्लिक फंडिंग से इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि क्विड प्रो को का मामला जो है उसको कोई भी निगेट नहीं कर सकता, वो है। तो आपको लगता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लॉबी सक्रिय हो जाएंगे एक पार्टी के पीछे लगा के कि अगर ये पार्टी हमें प्रॉमिस करती है कि भूमि अधिग्रहण बिल हटवा देगी, है ना, उससे सारी बंदिशें हटा देगी ताकि किसानों की जमीनें हड़पी जा सके, तो चलो इसको 500 करोड़ चंदा दे देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर कुछ भी हो सकता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप अगर लेना चाहें और आप बोलें कि मैं एक्स अमाउंट एक्स पार्टी को दे रहा हूँ, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाएगा और उसमें से किस प्रकार से पैसे का बंटवारा होगा, क्या होगा, उसमें से कितना, किसको पता लगेगा? तो ये तो एक हमारी तरफ से काफी खतरनाक वो है, जहाँ की इसको रिफॉर्म के तौर पे पेश किया जा रहा है। हाँ। रिफॉर्म नहीं, ये तो बिल्कुल उसका विपरीत हो रहा है। डिफॉर्म है एक तरह से। नहीं, पर सर एक चीज बताइए कि अगर हम कॉर्पोरेट हैं, ये कंपनी है, कंपनी ए, उसने अपने खाते में ये नहीं दिखाया कि 20 करोड़ किसे दिया गया, तो हो सकता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पता ना चले। ठीक जी। और वो 20 करोड़ रुपया लेकर हम व्यक्तिगत रूप से उस पैसे को खुद भी रख लिए और पार्टी को, व्यक्तिगत नेता को भी ऑब्लाइज कर दिए, दोनों काम हो गया। क्योंकि अगर आप कुछ भी रख सकते हैं इसका, तो इसका क्या मतलब, इसका तरीका क्या होना चाहिए? क्या इसमें क्या अगर वो कंपनी मान लीजिए कि पार्टी को दे दी चंदा, कंपनी देती है कि आपको 20 करोड़ चंदा दिया, आप बीजेपी हैं या कांग्रेस हैं, तो तब जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाएंगे तब भी क्या आप नहीं बताएंगे कि किसने आपको 20 करोड़ दिया? देखिए, क्लैरिटी तो अभी इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसकी डिटेल तो अभी बताई नहीं गई है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मैं स्पीच सुन रहा था राज्यसभा में, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो बॉन्ड वाली स्कीम है, ऑब्वियसली ये इतना जो लिमिट बढ़ेगी तो बॉन्ड ही खरीदेंगे, तो बॉन्ड की स्कीम तो अभी उसकी डिटेल वर्कआउट की जा रही है और उन्होंने सजेशंस इनवाइट किए। मैं समझता हूँ ये एक आखिरी उम्मीद है कि वो सजेशन जो इनवाइट किए जाएंगे तो उसके बाद जो सारी शंकाएं हो रही हैं उनको दूर करने की एक चांस और उसको हम दे सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन ये तो चंदा देने वाली बात है ना सर। इलेक्टोरल बॉन्ड तो दर्शकों को ये समझना चाहिए कि बैंक कोई बॉन्ड जमा करेंगे, हम गए, हमने उसको बॉन्ड को खरीदा, सरकार ने उस पैसे को किसी एक सामूहिक फंड में दिया या पार्टियों में वितरित कर दिया, जो भी है। नहीं, मेरी जो समझ ये है कि 7.5% अब तक था जो प्रॉफिट चंदा दे सकते थे और आप उससे ज्यादा दे सकेंगे। बॉन्ड की स्कीम यही है कि आप चंदा जो कैश में देते थे, कैश के बजाय बॉन्ड में दीजिए, तो इसलिए, और बॉन्ड को एनोनिमस कर दिया। अब वैसे तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने से पहले बोर्ड में रेजोल्यूशन होगा, तो बोर्ड में उम्मीद ये करते हैं कि कम से कम वो क्लॉज, वो सेक्शन अभी नहीं हटाया गया, क्योंकि कम से कम जो शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड की जब मीटिंग होगी, बोर्ड को बताया जाएगा कि हम ये बॉन्ड हमने इतने लिए हैं और फला पार्टी को दे रहे हैं। अच्छा, वो प्रोसीडिंग जो है बुक में ही नहीं होगा, अगर वो अपने भीतर के बही खाते में, लाभ हानि के बही खाते में नहीं लिखेगी और शेयर होल्डर को ना बताया कि 50 करोड़ उसने किसको दे दिया। नहीं, शेयर होल्डर की बात तो बाद में आती है, पहले बोर्ड में है ना, कि बोर्ड के अप्रूवल के बिना वो चंदा दे ही नहीं सकते, जो जैसा कि ऑलरेडी कौन से सेक्शन में। इस सवाल का जवाब इसके संदर्भ में जानना जरूरी है, ये जरूरी है।
है कि कम से कम उनको उनसे तो पूछना ही पड़ेगा कि हम इतना पैसा फला पार्टी को देने जा रहे हैं, चाहे जनता को बताएं ना बताएं, लेकिन बोर्ड को तो पता होना चाहिए। क्या ये भी खतरा है कि राजनीतिक दल अपने पैसे का हिसाब किताब करने के लिए कंपनियां खोल लें और फिर खुद चंदा देके अपना व्हाइट ब्लैक का व्हाइट, मतलब ऐसा तो होता ही रहता है, सुनते रहते हैं। जैसे ऑलरेडी काफी सारी पार्टियां हैं जो कभी इलेक्शन लड़ी नहीं है और उसमें से वो 255 को अभी जो डीलिस्ट किया गया था, तो इस प्रकार की भी हो सकता है, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा उस पर टिप्पणी करना चाहता हूं जो डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि इलेक्शन कमीशन की और लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस ये हैं कि ये जो चंदा मिलता है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में होना चाहिए, क्योंकि पैसा उनका है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी काम नहीं चलेगा। ये गुप्त रखने के बहाने इस शर्त से छूट दे रही है क्या? दूसरी जो उनकी रिकमेंडेशन है लॉ कमीशन की और उसकी है कि कोई भी अमाउंट 20,000 से ऊपर का हो, पहली बात तो कैश, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फलाने से होना चाहिए, और उसकी पूरी डिटेल्स, एड्रेस, नाम, नंबर, जो भी बंदा दे रहा है पैसा, वो अवेलेबल होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास। अगर वो होता है तब तो ट्रांसपेरेंसी है, नहीं तो फिर क्या। लेकिन लॉ कमीशन ने ये सुझाव दिया है, आप कह रहे हैं कि शेयर होल्डर पास करेगा वो देंगे, तो शेयर होल्डर वाला इसमें तो पढ़ने को मिला नहीं। स्पेसिफिक सेक्शन 29 में 2 इंसर्ट करने के लिए बोला है एडिशनल, वो उसमें से एक ये दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई कि शेयर होल्डर से पास करा के तब चंदा दी, यानी कोई कंपनी किसी को कितना चंदा दे रही है उसके भीतर और शेयर होल्डर के बीच सबको पता रहे। लेकिन हुआ उल्टा, आपने कह दिया कि उसको गुप्त रखना है। ठीक है, ऑनलाइन वगैरह वगैरह की ये जो बात हो रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शन, इसका एक ही तर्क है कि सबको पता रहेगा। तो जब सबको पता रहेगा तो कंपनियां अपने भीतर अपने बही खाते में किस तर्क से छुपाएंगी इस बात को लेकर कि वो किसी कॉर्पोरेट को क्यों चंदा दे रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को। पर सर, ये 7.5% से ज्यादा देने में क्या दिक्कत है? दिक्कत किस में है? 7.5% से कैप हटा देने से है या बही खाते में नहीं बताने से? देखिए, 7.5% का मतलब ये था कि कोई भी कॉर्पोरेट पॉलिटिकल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंडल्ज न करे। और यहाँ तो ये कि आप सारा का सारा प्रॉफिट आप पॉलिटिकल पार्टी में डालने लग जाएं, तो आप तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, फिर आपका क्रोनी कैपिटलिज्म यही तो होता है कि फिर तो आप सरकार चलाएंगे, क्योंकि उनको क्या इतना प्यार है कि वो सारा का सारा प्रॉफिट पॉलिटिकल पार्टीज ही को देना है और किसी काम में खर्चा नहीं करेंगे। तो ये तो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, हर जगह लिमिट होती है कि इससे ज्यादा, हर जगह लिमिट होती है, हर जगह लिमिट होती है कि आप डोनेशन, पॉलिटिकल डोनेशन की एक लिमिट होती है। तो क्या 10% से ज्यादा नहीं दे सकते? डिफरेंट परसेंटेज। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी दे देंगे, कुछ भी दे दीजिए, आप 100% सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही के लिए आप कंपनी बन के रह जाए, ये तो बड़ी डाउटफुल। हाँ, कल को कोई सीईओ ये ऐलान कर दे कि हम देश के लिए कर रहे हैं, वो अनारकली में एक डायलॉग है ना फिल्म में कि देश के लिए तो किया जा सकता है और इससे समाज का भला होगा, तो मैं अपना सारा मुनाफा यहाँ डाल रहा हूँ। तो कंपनी अपना विस्तार करने के बजाय, कर्मचारियों पे खर्चा करने के बजाय राजनीतिक निष्ठा में उधर समर्पित कर सकती है। ये खतरा है। लेकिन ब्राजील में मैं कहीं पढ़ रहा था कि वहाँ कॉर्पोरेट फंडिंग को रोका गया है। जी, कॉर्पोरेट फंडिंग को रोकने की तो जगह जगह कोशिश है, बल्कि हमारे ये उल्टा हो रहा है कि वो ना उनको दूर किया जाए। कॉर्पोरेट देखिए, जब भी इलेक्शन फंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्रोनी कैपिटलिज्म का जिक्र आता है, क्रोनी कैपिटलिज्म क्या हुआ कि कॉर्पोरेट अपने चंदा देके सरकार चलाएगा। आपको मालूम है कितना वो नीरव रेड्डी टेप में कितना था कि हमारा मिनिस्टर फला लगवा दो, और तो कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा उसका पद क्या होगा, बिल्कुल। और अफसरों का ट्रांसफर तो ये रूटीनली ये लोग कराते हैं। तो ऐसी सूरत में क्रोनी कैपिटलिज्म इससे बढ़े गए, इसको तो घटाने की बात हो रही थी। दूसरी तरफ जो एक डिमांड थी कि ये एक वो बनाया जाए, नेशनल इलेक्शन फंड बनाया जाए, उसमें चंदा अगर ये कॉर्पोरेट दें और उससे पार्टीज को दिया जाए तो बड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर भले ही 7.5% के बजाय आप 70% दे दीजिए, क्योंकि वो तो ट्रांसपेरेंट है कि आप नेशनल फंड को दे रहे हैं, नेशनल इलेक्शन फंड को, किसी एक पार्टी को नहीं दे रहे हैं, किसी एक पार्टी को नहीं दे रहे हैं। उस पैसे से सब में बटेगा, वो सब में बटे। और उसका एक फॉर्मूला होता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के जो परफॉर्मेंस है पिछले इलेक्शन में, हर जैसे मैंने बार बार कैलकुलेशन करके कि 100 रुपए हर वोट पे 100 रुपए दे दो, तो ये तो फिगर फज भी नहीं हो सकती कि जितने वोट मिलते हैं वो तो बिल्कुल सैक्रोसैंक्ट है। 1 रुपए, 1 वोट पे 100 रुपए ले लीजिए, 10 वोट पे आप 1000 ले लीजिए, तो उसमें कोई ये नहीं कि आदमी फिगर को डिस्काउंट हैं कि 2-2 हजार रुपए आजकल बटने लगा है वैसे। पर फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं अपने दर्शकों की समझ के लिए, जैसे आप अभी कह रहे थे कि एक नेशनल फंड बन जाए, ठीक है, पर ये जो क्या इस बात का खतरा है कि ये कैप अगर हट गया और इसका विरोध नहीं हुआ, जिस तरह से राजनीतिक दलों में, विरोधी दलों में भी तो
इसको लेकर खास सवाल तो मैंने नहीं देखा कि सरकार बिल लाई, मनी बिल लाई, या टेक्निकल जो राजनीतिक चीजें हैं उसको लेकर विरोधी दल ज्यादा सक्रिय हैं और आधार को लेकर सक्रिय हैं, पर इस हिस्से को लेकर उतनी मुखरता तो नहीं है। पर क्या ये हो सकता है कि एक पार्टी के पास ज्यादा पैसा आ जाए और वो लोकतंत्र में ज्यादा मजबूत हो जाए और दूसरी पार्टियां ध्वस्त हो जाएं इससे? ये ट्रेंड तो ऑलरेडी है। पिछली लोकसभा के जो एडीआर रिपोर्ट्स निकालते हैं, आप कोई भी कंट्रीब्यूशंस देखें तो उसमें एक पर्टिकुलर पार्टी को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। अच्छा, जी हाँ। और जो हमने एक पिछले 10 साल की रिपोर्ट निकाली थी कंट्रीब्यूशंस की, तो उसमें एक पर्टिकुलर पार्टी के सबसे जो पहले पावर में थी उसका सबसे ज़्यादा वो था प्रतिशत जो मिला था, उसके बाद जो अभी पावर में है उसको मिला था। और एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, जो अभी कल परसों ही इलेक्शन कमीशन ने एक और रिफॉर्म का वो किया है कि ब्लैक मनी वाली जो बात आती है कि उसको कैसे रोका जाए, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, कैश की आप एक लिमिट लगा दीजिए। ये भी लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है कि भी 20 करोड़ या 20% जो आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टी को मिल रही है उतने तक आप कैश में ले सकते हैं, क्योंकि कई छोटी पार्टियां बोलती हैं भाई हमें तो मिलना है। तो इस चीज़ के बारे में भी मतलब उन्होंने कहा है कि ठीक है, ये अनोनिमस हो सकता है इतना अमाउंट, लेकिन बाकी फिर सारा, और इसके ऊपर तो कब से चर्चा चल रही है कि जो सेक्शन 77 है कि भाई कैंडिडेट के खर्चे के ऊपर तो लगाम है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई नहीं है, कोई लगाम नहीं। और अभी ये जो आप कर रहे हैं इससे तो वो और भी लिमिट मतलब आसमान छू जाए। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी भी कॉर्पोरेट किस पार्टी को देना चाहते हैं ये उनकी अभी भी मर्जी है। सारा देना चाहे बेशक दे दे, लेकिन पता तो हो ना। अब जो होने जा रहा है कि उसका पता ही नहीं लगेगा कि किसने किसको दिया, या किसी पार्टी के पास जो चंदा आया वो कहां से आया। ना पहले पता लगेगा ना बाद में पता लगेगा। जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि कई बार हमने ही इस चीज को किया है। क्या आपको लगता है कि लोग इस बात को का महत्व समझते हैं कि राजनीतिक दलों के पास पैसा कहां से आ रहा है, और ये चिंता की बात है? ये तो पिछले 2-4 साल से चर्चा का विषय बना हुआ है। हर डिबेट में इसका जिक्र होता है कि भाई पैसा कहां से आ रहा है, इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए और इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और फाइनेंस मिनिस्टर का ओपनिंग स्टेटमेंट ही यही था कि 70 साल से ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ट्रांसपेरेंसी के बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है के नाम पे और एक तरह का ओपेक सिस्टम, मतलब गुप्तता। पर आप अभी भी आश्वस्त हैं, मतलब जो भी जानकारी उपलब्ध है कि अपने बही खाते में नाम ना बताना कि किसको दिया है, ये चिंताजनक बात है? ये चिंताजनक बात है। बस मुझे एक ही उम्मीद है कि जो चूंकि बॉन्ड की स्कीम में अभी डिटेल होनी बाकी है, हाँ। और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने सजेशंस इनवाइट किए हैं, हाँ। पब्लिकली, ओपनली, हाँ। तो उम्मीद करते हैं कि शायद। लेकिन पहले वाले में तो पब्लिक का अब कोई स्कोप नहीं है, अब तो वो बना दिया गया कि कॉर्पोरेट चाहे जितना देना चाहे दे जी जी, लेकिन वो चूंकि उसका इस्तेमाल बॉन्ड के जरिए होगा, वो खर्चा चूंकि बॉन्ड के जरिए होगा, कम से कम बॉन्ड स्कीम ट्रांसपेरेंट हो जानी चाहिए, तब वो समाधान है। पर क्या आपको इस पूरे से प्रावधान में कहीं ऐसा नजर आया कि सरकार नेशनल फंड बनाना चाहती हो कहीं किसी तरह? नहीं, बजट स्पीच में इलेक्टोरल ट्रस्ट का जिक्र जरूर आया, हाँ। और उसकी बल्कि प्रशंसा ही थी की टोन में था, हाँ। कि कई कंपनीज ने इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाए हुए हैं, हाँ। ताकि उस ट्रस्ट में वो पैसे दे देते हैं, वो ट्रस्ट पार्टीज को फंड करता है। तो कॉर्पोरेट के पॉलिटिकल ट्रस्ट के बजाय एक नेशनल ट्रस्ट हो जिसमें सब लोग चंदा दें, उस चंदे पे उनको पूरी इनकम टैक्स की छूट भी मिले और उस पैसे से पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर देता है। किसने किसको दिया ये सबको पता है, ये सबको पता होना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। अभी तक जैसे जनरल साहब ने बताया कि 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा किसको दिया है, हाँ। ये तो हमको पहले बताया ही जाता था, इलेक्शन कमीशन को बताते थे, हाँ। अब 20,000 के ऊपर क्या 20 करोड़ का खुद ही करेंगे, मत बताओ, पता ही नहीं लगेगा। पर सर ये जो डर है कि बता देंगे डोनर नहीं देना चाहता है, तो दुनिया में इसका कहीं इलाज हुआ है क्या? हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। वित्त मंत्री भी कहते हैं, सब कोई कहता है कि कोई भी इस डर से पैसा नहीं देगा कि उसका नाम पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से ये वाजिब नहीं है, ये वाजिब नहीं है। कहना होता क्या, दुनिया का उदाहरण देकर थोड़ा दुनिया का इतना मेरे को अभी डिटेल्स नहीं है, हाँ। लेकिन मैं अपने ही इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में बात करता हूँ। उस सिस्टम में क्या खराबी थी? वो बिल्कुल पारदर्शी था। जो भी अमाउंट बैंक चेक ड्राफ्ट वगैरह के द्वारा इलेक्टोरल, और उसकी जो हमने रिपोर्ट्स निकाली हैं आप उनको देख लें। इलेक्टोरल ट्रस्ट ये क्या है सर? ये इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाए गए हैं, इनिशियली कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज ने बनाए थे, हाँ।
कुछ अभी उनसे डीलिंग हो गए हैं और वो अलग से चल रहे हैं। ठीक। उसमें क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उसमें चंदे के तौर पे पैसे दे देते हैं। ठीक है। हाँ। और फिर वहां से वो उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। तो उस इलेक्टोरल ट्रस्ट में कई कॉर्पोरेट चंदा देते हैं, दे सकते हैं। और वो इलेक्टोरल ट्रस्ट फिर पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सकते हैं। और उसकी वो है कि उनको 99% तक वो सारा अमाउंट पॉलिटिकल पार्टीज को ही दिया जाए, क्योंकि वो बना ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। तो हमने जो पीछे रिसर्च करके इनकी रिपोर्ट्स निकाली थी उसमें सब में आता है कि ये दोनों मेजर पार्टीज को देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबको खुश रखते हैं। और ये जो बात आती है कि नहीं उनको डर है कि वो दूसरे वाला ये कर देगा, वो कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। ये डर वाले पर आप थोड़ा लोगों को और बता सकते हैं। दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट में ये है कि एक तो है कि एक कंपनी डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को दे, एक्स को दे, वाई को दे, उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का चार्ज लगे, कुछ भी लगे कि वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, ये लगे, उस लिहाज से ये ज्यादा साफ सुथरा है कि उसने एक इलेक्टोरल ट्रस्ट को दे दिया और कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है कि हमने कोई पॉलिटिक्स खेली। अब वो ट्रस्ट जिसको चाहे अपने आप देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेंगे। अभी आपने देखा कि इन आशंकाओं पर चर्चा हो रही थी। सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल आश्वस्त है कि वो जो कर रही है वो सही कर रही है, इसलिए हमने आशंकाओं पर बात की और देखा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को अगर पूरी छूट मिल जाए किसी राजनीतिक दल में और किसी कंपनी को छूट मिल जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में दखल करने का, तो उसके क्या नतीजे होंगे। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि इसी तरह से कॉरपोरेट को जो छूट मिली मीडिया हाउसेस में, तो उसके क्या नतीजे आए, वो भी हमारे सांसद लोग खड़े होकर बोल रहे हैं। अपने लिए नहीं बोल रहे लेकिन मीडिया के लिए जरूर बोल रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने मीडिया पर टिप्पणी की है। शरद यादव, कपिल सिब्बल, सतीश मिश्रा, नरेश अग्रवाल, रामगोपाल यादव। पेड न्यूज से लेकर मीडिया के मालिकाना हक के सवाल को उठाया गया है। पत्रकारिता को लेकर जो परेशान हैं, जिन्हें लगता है कि उनके मुद्दे उठते नहीं, उन पर बात नहीं होती, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है। क्या कारण है कि मीडिया एक पक्षीय होता चला जा रहा है? जब वो एक पक्षीय नहीं होता है तो चैनलों पर बगदादी को मारने में लग जाता है। दोनों ही स्थिति में जनता नहीं होती, उसके सवाल नहीं होते। चैनलों में जिस तरह से योगी युग छाया हुआ है उससे मोदी युग और बड़ा हुआ है। लेकिन इस युगा युग में आपके मसले कहां हैं? जो सूचनाएं हैं वो किधर हैं? जो रिपोर्टिंग है वो कहां है? क्यों नहीं है? क्या आपने इन सवालों पर कभी गौर किया है या आपको भी फर्क नहीं पड़ता इससे? खैर, जिन्हें पड़ता है वो अपनी बात समय पर कह रहे हैं ताकि जब आपको याद आए कि आप ये ना कह सकें उस वक्त कि किसी ने समय पर बोला नहीं। क्योंकि जब आपकी समस्या होगी, कोई जमीन कब्जा करने जाएगा, विस्थापन होगा, कॉरपोरेट अस्पताल आपको लूटेंगे, तो आप पत्रकार को फोन करेंगे, लेकिन वो योगी जी क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, इसमें व्यस्त होंगे, तो आपकी आवाज वहां नहीं उठेगी। अगर आप इस सिस्टम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो गुड लक टू यू, लेकिन विपक्षी नेताओं के भाषणों के इस अंश को सुनिए ताकि आप बाद में शिकायत ना कर सकें कि आपकी तरफ से किसी ने बोलने की कोशिश की थी। फिर मजीठिया कमीशन कब से मीडिया के लिए बना हुआ है? आज ये सारा मीडिया लोकतंत्र में चुनाव सुधार की बात कर रहे हो, ये चुनाव सुधार हो कैसे? इसकी सबसे बड़ी बात है चुनाव सुधार की कि आपकी लोकशाही और लोकतंत्र में ये जो हाँ कहा जा रहा है उसको बाहर पहुंचाने वाले कौन है? वो तो मीडिया ही है ना। वो तो चौथा खंबा जिसको कहते हैं वही है ना। उसकी क्या हालत है? मजीठिया कमीशन बना हुआ है पत्रकारों के लिए। याद रखना, मीडिया का मतलब है, पत्रकारिता का मतलब है पत्रकार, वो उसकी आत्मा है। ये लोकशाही और लोकतंत्र जो खतरे में, उसका एक कारण जो है वो ये है कि हमने पत्रकार को ठेके में नहीं डाल दिया। सबसे ज्यादा यानी क्या कहते हैं, हायर एंड फायर, एक नई चीज यूरोप से आई है। यानी सबसे ज्यादा हायर एंड फायर का ये कोई है। मैं बड़े बड़े पत्रकारों के साथ रहा हूं, बड़े बड़े लोगों के साथ रहा हूं। पहले भी हमने मीडिया देखा, आज मीडिया देखा। सबसे बड़ी उसकी आत्मा कौन है? सच्ची खबर आए कहां से? रामगोपाल जी जो पत्रकार है, जब पिछला चुनाव लोकसभा विधानसभा का हो रहा था तो मैंने खुद जाकर के चुनाव आयोग को कहा था कि ये पेड न्यूज है, ये इतना झिठीरे से लगा हुआ है।
यानी सारा जो पत्रकार है वो आज जितना बेचैन और परेशान है, उसके पास ईमान भी है लेकिन वो लिख नहीं सकता। मालिक के सामने उसे कह दिया जाता है कि इस लाइन पे लिखो, इस तरह से लिखो। वो बेटा बेटी जैसे वो परिवार है उसका, कहां जाए वो? सच्चाई के लिए कुछ लिखना चाहता है तो सारा हमने लोकतंत्र में बाजार आया, खूब आया, लेकिन ये जो मीडिया है हमने पूरी तरह किनके हाथ सौंप दिया। कोई रास्ता निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये जो पत्रकार है ये है चौथा खंबा, उसका मालिक नहीं है। और हिंदुस्तान में जब से बाजार आया है तब से तो कैसा इतना बड़ा पैमाने पर पूंजी लोगों की बड़ी है। और मैं आज बोल रहा हूं तो ये मीडिया मेरे खिलाफ कल करेगा काम, बुरा लिखेगा वो। हम आपसे लड़ रहे थे, मीडिया से भी चुनाव लड़ रहे, हम कई लोगों से चुनाव लड़ रहे थे, पार्टियों से लड़ रहे थे, आपसे भी लड़ रहे थे, मीडिया से भी लड़ रहे थे, क्योंकि मीडिया आपके लिए लड़ रहा था। जो प्रिंट मीडिया है उसके लोग उम्मीदवारों के पास जाते हैं और कहते हैं कि पैकेज दे, वरना आपकी रिपोर्ट जो कल पोलिंग जो मीटिंग हो रही है इसकी रिपोर्टिंग नहीं आएगी सही। तो इमरजेंसी में तो दो अहम बातें थी। पहली बात तो ये जो मीडिया था ये चौकन्ना था, मीडिया सरकार के खिलाफ जाता था, ये बात सही थी। लेकिन आज मीडिया भी आपके पॉकेट में आज का आप, क्योंकि उसका रीजन है, मैं बताता हूं, एक बार सुन तो लीजिए। उसका रीजन है कि जो मीडिया हाउसेस हैं वो बिजनेस भी करते हैं, वो मीडिया को कंट्रोल भी करते हैं। जब ऐसे प्रावधान आप टैक्स रेजिम में लाओगे तो वो कहेगा कि साहब मैं अपनी बिजनेस तो बचा लूं। मीडिया वाले इनकी आवाज आपने दबा दी, आप मालिकों से आपने मीडिया के साठगांठ कर लिए, उनकी टाइमिंग आपने परचेज कर ली। आपने जितना चैनल है उस पर सिर्फ आप ही दिखाई देंगे, आपके नेता दिखाई देंगे, विपक्ष का कोई नेता नहीं दिखाई देगा। मन की बात, ये अपनी आवाज इंडिपेंडेंट लिखना चाहे तो अपनी आवाज नहीं लिख सकते। हम लोग जब बाहर कहते तो कहते हैं मैं क्या करूं, ऊपर से ये आदेश है। तो ये बहस चल रही है, चलती रहेगी, आप भी अपनी तरफ से आगे बढ़ाइए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे संतरा किसानों की हालत पर। अब बात उन किसानों की जो 3 साल से नुकसान उठा रहे हैं, कभी फसल खराब मौसम के कारण तो कभी फसल ज्यादा होने के कारण। मध्य प्रदेश में संतरे की खेती इस वजह से मुश्किल में पड़ रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। एक बात को हम भी समझना चाहते हैं कि ये संकट जो है इसका समाधान क्या है। क्या किसान जानते हैं, क्या सरकार जानती है, या सिर्फ संकट के समय किसान जो हैं इनको एक मुद्दा बनाते हैं और फिर जब राजनीतिक फैसला लेने की बारी आती है वो वहीं चले जाते हैं जो उनकी संकट की वजह होती है। देखिए, कम हो तो मुसीबत, ज्यादा हो तो और भी मुसीबत। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में संतरे की खेती करने वाले किसान इसी सवाल से गुजर रहे हैं जिससे कभी आलू उगाने वाले तो कभी टमाटर की खेती करने वाले किसान गुजरते हैं। संतरा इतना ज्यादा हो गया है कि 5 रुपए किलो भी कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। समय पर न बिका तो संतरे खराब हो जाएंगे, संतरे खराब होंगे तो कर्जे का बोझ बढ़ जाएगा। गोकुल सिंह ने संतरे की खेती में कोई कमी नहीं की। मेहनत का फल आया तो उसका स्वाद मीठा नहीं मिल रहा। 7 एकड़ जमीन में संतरे की खेती ने उन्हें फंसा दिया है। हमने सोची थी कि भाई बगीचा अपना बिकेगा, अपन आप साहूकार करने का, बैंक का पटेदार कर्जा, बच्चे की फीस भी जमा करनी है स्कूल की। अब वो में इसमें ये भी नहीं हो पा रही है, अभी इंतजार कर रहा है, व्यापारी को लेवाल ही नहीं है। 4 साल में संतरे का पौधा फसल देने लायक बनता है। एक बार पौधा तैयार हो गया तो 30 साल तक फल देता है। 30 साल पहले सरकारी कोशिशों के कारण नागपुर का संतरा इस इलाके में लाया गया। संतरे के पौधे में 2 बार फल आते हैं, नवंबर दिसंबर में और दूसरा फरवरी मार्च में। 1 हेक्टेयर की खेती में 1 लाख रुपए तक खर्च आता है। ज्यादा खर्च की वजह से बड़े किसान ही खेती करते हैं। बगीचे को सहेजने के लिए बांस, दवाई, मजदूरी और रखरखाव पर बड़ी राशि खर्च होती है। नवंबर दिसंबर में भी दाम नहीं मिला और फरवरी मार्च में भी नहीं। सुंदर सिंह को जो दाम मिले हैं उससे लागत तो नहीं निकलेगी। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पंजीयन हो रहा है, सरकार खरीदेगा,
25 रुपया किलो खरीदेगा सरकार, ये बोला था। तो उनने तो कोई ध्यान नहीं धरा, तो हमने फिर देखा, कोई व्यापारी के ढूंढा, हमने देखा भी है कि क्या भाव चल रहा है कि 4 रुपया 5 रुपया किलो। दाम क्यों नहीं मिल रहे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नोटबंदी को कारण बताते हैं क्योंकि संतरे के कारोबार में नकदी ही चलती है। अगर नोटबंदी के कारण एडवांस बुकिंग नहीं हुई है तो ये समस्या थोड़े समय की मानी जा सकती है, मगर संतरे के कारोबार में संकट तब से आ रहा है जब नोटबंदी हुई ही नहीं थी। मध्य प्रदेश में 4 जिले संतरे की फसल के लिए मशहूर हैं। मालवा, शाहजहानपुर, नीमच और बैतूल में हजारों किसान खेती करते हैं। सिर्फ मालवा आगार की बात करें तो यहाँ 42,000 हेक्टेयर जमीन पर संतरे की फसल होती है और 10 लाख मीट्रिक टन संतरा होता है। मालवा आगार में करीब 7,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, जो चौपट होने के कागार पर है। यहाँ से महाराष्ट्र, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, चेन्नई के साथ साथ विदेशों में संतरे भेजे जाते हैं। संतरे में इस बार भारी संकट आया हुआ है। प्रोडक्शन काफी है, संतरा भारी आया हुआ है, बाकी व्यापारी गायब है, लेवाल है नहीं। 2, 4, 5 रुपए किलो की बात हो रही है। किसान की मजबूरी है, हर रेट में माल बेचना है। हम और आप संतरा खाते समय सिर्फ ऊपरी सतह देखते हैं और भीतर रस की संभावना, मगर व्यापारी तो फूल देखकर ही सौदा कर लेता है। संतरे के फूल देखकर ही अंदाजा कर लेता है कि फसल कैसी होगी। इस बार व्यापारी नहीं आए तो उम्मीद थी कि फरवरी मार्च में आएंगे, मगर अब तो मार्च भी समाप्ति की कगार पर है। जो आ रहे हैं वो बहुत कम दाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें 2015 की हैं। मार्च में हुई बेमौसम की बारिश और ओला से न सिर्फ पके फल पेड़ से गिरे बल्कि वक्त से पहले पक भी गए। हालत ये थी कि 25 पैसे किलो संतरा बिकने लगा। गुस्साए किसानों और व्यापारियों ने इस कीमत पर बेचने से ज्यादा बेहतर इसे सड़कों पर फेंकना समझा। 3 कुंटल संतरा लाया था और जिसके बाद में 3 कुंटल संतरा के बाद में 40 रुपया आया। अब क्या तो हम फीका वाला के दो। व्यापारी के पास जाते हैं तो कहता है कि बोले खरीदारी नहीं है, क्या करेंगे हम इसको लेकर। किसानों को लगता है कि उनकी मुश्किलें तभी कम हो सकती है जब सरकार संतरे की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करे। एक सवाल यहाँ और पूछा जा सकता है, 3 साल से संकट है, यानी फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। अगर 3 साल पहले मिल रहे थे तो क्यों मिल रहे थे? तब तो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं था। जो भी है, ये बात किसान भी सामने नहीं रख पाए और हम भी समझ नहीं पाए। अगर नकदी नहीं होना कारण है तो उन्हें समाधान खुद निकालना होगा, क्योंकि सरकार हर स्तर पर कह चुकी है कि अब नकदी का जमाना चला गया है। ये बात किसानों को भी मालूम है, व्यापारी को भी मालूम है और ये बात सरकार ने भी सबको बार बार बताई है।